केटी स्मार्ट एजुकेशन में सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनसे CO2 उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्यों होती है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में O2 आती है, ठीक है। O2 अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है। जब सांस लेते हैं तो ये O2 अंदर आती है, उसके बाद ये बहुत सारी ब्लड के माध्यम से सभी सेल्स तक पहुंचाई जाती है। सेल्स तक पहुंचने के बाद ये सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती है जिससे CO2 उत्पन्न होती है। इस CO2 को ब्लड के माध्यम से दोबारा लंग्स तक पहुंचाया जाता है और फिर इस CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं ना, कि O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना और बहुत सारी उपापचय क्रियाओं का होना, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। कैटाबोलिक अपचयन की क्रिया होती है। शरीर में दो टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, एक तो कैटाबोलिक, एक एनाबोलिक। कैटाबोलिक में किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, टूटती है कोई चीज़, और एनाबॉलिक रिएक्शंस में किसी चीज़ का निर्माण होता है ना, छोटे छोटे जो कण होते हैं उससे बड़ी चीज़ का निर्माण होता है। इसमें किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जटिल से सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है। भोजन को पचाने के बाद ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज का उपयोग हम कोशिकीय ईंधन के रूप में करते हैं रेस्पिरेशन में। सेलुलर फ्यूल के रूप में ग्लूकोज का उपयोग करके रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, ठीक है। ग्लूकोज का उपयोग करके। अब रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात करते हैं। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। दो टाइप से होता है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक में क्या होता है? एनारोबिक मतलब अवायवीय है, अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति में, और एरोबिक मतलब वायवीय, वायवीय मतलब O2 की उपस्थिति में। जो O2 की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं अवायवीय, और जो O2 की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं वायवीय। अवायवीय इंग्लिश में बोलते हैं एनारोबिक, और वायवीय इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एनारोबिक की। एनारोबिक में क्या होता है? O2 अनुपस्थित होती है, O2 अनुपस्थित होती है। वायवीय में O2 उपस्थित होती है। एनारोबिक किस में होता है? जब बीज को हम बोते नहीं हैं, जब बीज अपनी डोरमेंसी में होते हैं, प्रसुप्ति अवस्था में होते हैं, बोने से पहले जो बीज होते हैं उनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है वायु की अनुपस्थिति में। जब उनको बोते हैं तो उनमें वायवीय श्वसन होता है। बीजों की डोरमेंसी में। दूसरा, जो फल होते हैं, फल की जो ऊपरी बाहरी भित्ति होती है उनके अंदर भी अवायवीय श्वसन होता है। फलों की आउटर मेम्ब्रेन में भी अवायवीय श्वसन होता है। फिर 3 नंबर पे बात आती है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे माइक्रोब्स वगैरह, बैक्टीरिया, इनमें भी एनारोबिक ही होती है। माइक्रोब्स में सूक्ष्म
जीवों में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब 4 नंबर पे जंतुओं के बहुत सारे एनिमल्स के शरीर की पेशियों में होता है। ठीक है, शरीर की पेशियों में। ठीक है, जंतुओं के शरीर एनारोबिक में होता क्या है वैसे, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो जंतुओं के शरीर की पेशियों में होता है। जंतुओं के शरीर की पेशियों में कैसे होता है, जैसे हम कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें पेन होने लगता है। तो ये क्यों होने लगता है, क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड इसलिए जमा हो जाता है क्योंकि हमारी जो वो कोशिकाएं या पेशियाँ होती हैं उनके अंदर अवायवीय श्वसन हो जाता है उस टाइम, और इसलिए उनमें पेन होने लगता है। तो हमारी जो कोशिकाएँ होती हैं उनमें पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, इसलिए उनमें पेन होने लगता है। ठीक है, ये हो गया अवायवीय श्वसन। अब बात करते हैं वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का कंप्लीट रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन तो लगभग सभी में होता ही है, ह्यूमन्स वगैरह में वायवीय श्वसन नहीं होता, O2 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अब बात आती है बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो 2 टाइप के जीव होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले बात करते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स की। जैसे स्पॉन्जेस पोरिफेरा में आते हैं, इसके अलावा फ्लैटवर्म, इन सब में जो है वो कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन नहीं दिया होता है। ये अपनी जो बाहरी सरफेस होती है उसी से रेस्पिरेशन करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से। सिंपल डिफ्यूजन से श्वसन की क्रिया करते हैं। फिर 2 नंबर पे बात करते हैं अर्थवर्म की, केंचुआ। ठीक है, तो इसके बाहर जो क्यूटिकल होती है उसके द्वारा ये श्वसन करता है। अर्थवर्म में क्यूटिकल होती है, ठीक है, उसके द्वारा श्वसन करता है। फिर ऑर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा में स्यूडोगिल्स होते हैं। स्यूडोगिल्स मतलब गिल्स नहीं, एक्चुअल में गिल्स नहीं होते हैं। ये इनकी जो आकृति है, बाहरी बनावट है, वो गिल्स जैसी होती है। ठीक है, तो इसलिए इनको स्यूडोगिल्स बोलते हैं, आभासी गिल्स। चौथा मोलस्का। मोलस्का में स्यूडोलंग्स होते हैं। स्यूडोलंग्स मतलब इनकी बाहरी बनावट है वो लंग्स के जैसी होती है, एक्चुअल में ये लंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल डिफ्यूजन से होता है, अर्थवर्म में क्यूटिकल से होता है, ऑर्थ्रोपोडा में स्यूडोगिल्स से और मोलस्का में स्यूडोलंग्स से श्वसन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में एक बार पहले बताया हुआ है, जैसे कि फिशेज होती हैं। सबसे पहले मछलियाँ, फिशेज में गिल्स से ही होता है, गलफड़े जिनको बोलते हैं।
ठीक है। 2 नंबर पे एम्फीबिया। एम्फीबिया में गिल से भी हो सकता है, इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उससे भी हो सकता है, और कभी कभी लंग्स से भी हो सकता है, ठीक है, एम्फीबिया में, ठीक है। 3 नंबर पे आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में किससे होता है? रेप्टाइल्स में मोस्टली तो लंग्स से ही होता है, पर कभी कभी गिल से भी हो सकता है। जो रेप्टाइल्स काफ़ी टाइम के लिए पानी में रहते हैं उनमें गिल से भी श्वसन हो सकता है। 4 नंबर पे एव्स, बर्ड्स। बर्ड्स में लंग्स से ही होता है श्वसन हमेशा। और 5 नंबर पे मैमल्स की बात करते हैं, तो मैमल्स में सबको पता है लंग्स से ही श्वसन होता है, स्तनधारी में। ये सब एक बार पहले भी बताया हुआ है। फिशेज में गिल्स से होता है, एम्फीबिया में गिल्स, और इनकी जो नमी वाली सतह होती है, नमी वाली स्किन होती है, उससे भी हो सकता है, जैसे मेंढक में होती है नमी की सतह। फिर रेप्टाइल्स में लंग्स से भी होता है और कभी कभी गिल से भी हो जाता है। एव्स में लंग्स से होता है, स्तनधारी में भी हमेशा लंग्स से ही श्वसन होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक इनमें जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी बात करते हैं। मानव श्वसन तंत्र की बात करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ पहले मैं, रफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होती है नोज, ठीक है। ये होती है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे एक ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। ये होती है ट्रेकिया, ठीक है। ये होती है श्वास नली, ब्रोंकाई। ये होती है श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स। और ये होती हैं वायुकुपिकाएं, एल्वियोलाई, ठीक है। और ये लंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स इसमें होती है। सबसे पहले वायु नाक के द्वारा इधर अंदर आती है, ठीक है। फिर नाक के द्वारा ये श्वसनिकाओं में होते हुए इन वायुकुपिकाओं तक पहुंचती है, ठीक है। वायुकुपिकाओं में जो गैसेज होती है उनका आदान प्रदान होता है, फिर ये इनको लेके गैसेज को इनके पर्टिकुलर अंगों तक पहुंचाती है, जैसे हार्ट तक लेके जाती है ओटोयुक्त जो रक्त होता है उसको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम नोज की। सबसे पहले नोज की बात करते हैं। नोज में जैसे कि
नोज में क्या होता है, नाक के बाहर की ओर 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, नोस्ट्रिल्स, ठीक है, नोस्ट्रिल्स होते हैं। अब नेजल, यहाँ पे नेजल कैविटी होती है, नासा गुहा। 2 नंबर पे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या होता है, नेजल कैविटी में जैसे कि जो हवा है उसको फिल्टर करने का काम किया जाता है। हवा के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह या हवा के साथ कोई मक्खी मच्छर चला जाता है तो उसको ये रोकने का काम करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स जैसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया लाइक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इनको जाने से रोकने का काम करते हैं, ठीक है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इसके अंदर जो वायु का फिल्ट्रेशन करते हैं, प्लस ये वायु को वेट करती है। जो शुष्क हवा होती है वो हमारे नाक में जाती है तो उसको वेट करने का काम करती है, क्योंकि जैसे हमारे शरीर का अंदर का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर वो ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म हवा जाएगी तो वो हमारे अंदर के तापमान को इम्बैलेंस कर देगी, ठीक है। तो इसलिए उसको गर्म या ठंडा किया जाता है। वेट प्लस वार्म, ठंडी बहुत ज़्यादा सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है उसको गर्म करके हमारे शरीर के अंदर भेजा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो इसलिए उसके टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए इसमें ये काम होता है नेजल कैविटी में, ठीक है। अब 3 नंबर पे बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स, फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंग्स है वो कॉमन पाथ होता है एक भोजन और वायु के लिए। श्वसन व भोजन तंत्र का कॉमन पाथ होता है, ठीक है। अब ये स्पेसिफाई करती है कि किस चीज़ को है वो आहार नलिका में भेजना है और किस चीज़ को श्वास नलिका में भेजना है, ठीक है, वायु नलिका में भेजना है, इसका ये सुनिश्चित करती है, ठीक है। फेरिंग्स के अंदर 4 नंबर पे फिर आता है, इधर ना एक फेरिंग्स के पास में एक संरचना लगी होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, एपिग्लोटिस फेरिंग्स की हेल्प करने का काम करता है। क्योंकि हम कभी कभी बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाते वक्त बात करते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा भोजन होता है वो आहार नलिका में जाने के बजाय वायु नलिका में चला जाता है, जिससे हमें खांसी वगैरह आने लगती है बीच में, है ना। तो फेरिंग्स क्या करता है, अगर हम जैसे खाते खाते बोलते हैं तो जो एपिग्लोटिस है वो थोड़ा ऐसे कंफ्यूज टाइप हो जाता है कि क्या करूं, खोलूं या बंद करूं। तो एपिग्लोटिस एक ढक्कन टाइप का होता है जो खुलता है तो वायु अंदर जाती है, ठीक है। फिर बात आती है लैरिंग्स की। लैरिंग्स को हिंदी में कंठ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कंठ कभी लिखा हुआ नहीं आया क्योंकि साइंटिफिक नेम का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लैरिंग्स 4 नंबर पे, इसको बोलते हैं ध्वनि यंत्र, ठीक है, ध्वनि बॉक्स, ध्वनि बॉक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इसका क्या काम होता है, ध्वनि उत्पन्न करने का काम होता है इसके हेल्प से, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न करने का काम लैरिंग्स का, ठीक है। लैरिंग्स के ऊपर ये लैरिंग्स होती है, ठीक है। लैरिंग्स के ऊपर एक ऐसे कार्टिलेज का आवरण होता है,
ठीक है। लैरिंक्स पर कार्टिलेजिनस आवरण उपस्थित होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस आवरण होता है, उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। ये संरचना सिर्फ और सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होती है, फीमेल में ये एडम्स एप्पल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो लैरिंक्स के बाहर एक कार्टिलेजिनस आवरण होता है जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। अब बोलें कार्टिलेजिनस क्या होता है? कार्टिलेज क्या होती है? तो हमारे शरीर में जैसे एक तो होती है बोन्स और दूसरी होती है सॉफ्ट बोन्स होती है, जो जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे कि हमारा कान है, कान के अंदर कोई ध्वनि वो हड्डी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जैसे ये अपनी शेप लिए हुए होता है, ठीक है। इसकी शेप कुछ अलग नहीं होती है, ऐसी होती है ना, तो ये कार्टिलेज का बना होता है। इसके अलावा हमारी जो नोज टिप होती है वो भी कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं लैरिंक्स के बाद ग्लोटिस की। ग्लोटिस का क्या काम होता है? ये लैरिंक्स की हेल्प का कार्य करता है, ठीक है। लैरिंक्स की हेल्प करने का कार्य करता है। 7 नंबर पे बात आती है ट्रेकिया की, वायु नलिका की। ट्रेकिया का सिंपल सा काम होता है, ये वायु को श्वसनिकाओं तक, श्वास नली तक पहुंचाने का काम करती है। वायु को नाक के द्वारा श्वास नलिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है ट्रेकिया। ठीक है, वायु को श्वास नलिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। श्वास नलिका, अब इसके बाद ट्रेकिया के बाद आती है श्वास नली, ब्रोंकाई। आठ नंबर पे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का क्या काम होता है? श्वास, जो हमारे शरीर से जो वायु, नाक के द्वारा जो वायु आती है उसको लंग्स के अंदर लेके जाती है, ठीक है। श्वास को, जो वायु होती है लंग्स के अंदर पहुंचाने का काम करती है। वायु को लंग्स के अंदर पहुंचाने का काम करती है ब्रोंकाई, ठीक है। इसके बाद बात आती है ब्रोंकियोल्स की, श्वसनिकाएं। ब्रोंकियोल्स क्या होती है? ब्रोंकाई की सब डिवीजन होती है। ब्रोंकाई है वो आगे विभाजित होकर ब्रोंकियोल्स का निर्माण करती है। श्वास नली विभाजित होकर श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। श्वसनिकाओं का निर्माण क्यों होता है? ताकि जो वायु है वो हमारे हर एक सेल तक, लंग्स की हर एक सेल तक पहुंच पाए, है ना, इसलिए इनमें श्वसनिकाओं का निर्माण होता है। श्वसनिकाओं के बाद
वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं गुब्बारे नुमा होती है, फूली हुई सी स्ट्रक्चर होती है गुब्बारे नुमा, और अंगूर के जैसी। ठीक है, अंगूर के जैसे। इसको लंग्स की संरचनात्मक इकाई भी बोलते हैं। वायुकूपिका लंग्स में 300 मिलियन होती हैं। हमारे शरीर में 300 मिलियन वायुकूपिकाएं होती हैं। ठीक है, अब लास्ट में लंग्स। लंग्स के बाहर एक आवरण होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी प्लूरो मेम्ब्रेन। हमारे शरीर में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें पल्मोनरी प्लूरो मेम्ब्रेन उपस्थित होती है जो लंग्स को बाह्य आघातों से बचाने का काम करती है। ठीक है, और इसके अंदर वायुकूपिकाएं प्रेजेंट होती हैं। लंग्स है वो मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है हमारे शरीर में। मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। ठीक है।